आज का आवाज अड्डा उन लोगों को समर्पित है जो जोखिम कम उठाना चाहते हैं और पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो रिस्क कम लेना चाहते हैं और रिटर्न ज्यादा पाना चाहते हैं। एक बात हर कोई मानता है कि एकाध अपवाद को छोड़ दें तो शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन साथ में यह भी सच है कि यहाँ जोखिम यानी रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। और शायद यही वजह है कि कई लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं। तो आज हम उस डर को खत्म करेंगे। कई लोग जो शेयर मार्केट में हैं, डर उन्हें भी लगता है कि पता नहीं रिटर्न कितना मिलेगा, पैसा लगाएं, रुक जाएं, जो पैसा है उसको निकाल लें, कितना निकालें, कब निकालें, कितना रिस्क लें। ऐसे तमाम सवाल आप लोगों के मन में चल रहा होगा। तो आज हम इन सवालों के सटीक जवाब भी आपको देंगे, क्योंकि हम आवाज अड्डा में आपको बताने वाले हैं कि शेयर मार्केट में रिस्क और रिटर्न में बैलेंस कैसे बैठाएं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय। हमारी इस कोशिश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब, साइट्रस एडवाइजर के फाउंडर संजय सिन्हा और रॉकस्टार कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और आप सभी को मेरा नमस्कार। शुरुआत मैं करना चाहूँगा प्रकाश दीवान जी से। प्रकाश दीवान जी से शुरू करने के पीछे असली वजह यह है कि कुछ एक हफ्ते पहले हम लोग ये शो कर रहे थे तो उन्होंने आइडिया दिया था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है रिस्क और रिटर्न में बैलेंस बैठाना। तो प्रकाश दीवान साहब, आप ही के पास मैं सबसे पहले आऊँ तो ये बैलेंस कैसे बैठाएं, क्या फैक्टर रखें, इन सब पे मैं चर्चा करूंगा आपसे आगे चल के। लेकिन शेयर मार्केट की भाषा में अगर कहें तो रिस्क किसको कहते हैं? नमस्कार लक्ष्मी जी, थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और हाँ, ये सही है, हमने बात की थी क्योंकि आमतौर पे मार्केट में रिटर्न्स का अनुमान लगाना, रिटर्न्स का आकलन करना बहुत लोग जानते हैं और सारी टाइम चेष्टा यही रहती है कि हम रिटर्न को समझ सकें। लेकिन वो रिटर्न पाने के लिए जो जोखिम उठाते हैं, जो रिस्क हम लेते हैं, उसको थोड़ा सा नजरअंदाज किया जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि इसको भी समझना जरूरी है। और हमारी मार्केट में रिस्क कई प्रकार के हैं एक्चुअली। मतलब अगर आप साइंटिफिकली देखें तो रिस्क का जो मेजरमेंट है वो एक बहुत बड़ा साइंस हो चुका है। और होता यह है कि उसको बारीकी से अगर देखेंगे तो बड़ी साइंटिफिकली एक एक लॉजिकल तरीके से अपनाया गया है। बट कुछ मैं ब्रॉड वो करूंगा क्योंकि इस प्रोग्राम में शायद सब कुछ तो कवर ना हो सके और हमारे बाकी गेस्ट भी हैं जो टिप्पणी कर सकेंगे इस पे। बट रिस्क होता है जब कोई चीज आपके अनुमान के हिसाब से ना चले या अनएक्सपेक्टेडली कोई और दिशा में चल जाए या उसकी मात्रा बदल जाए। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स है, वॉलेटिलिटी है, ये सब चीजें रिस्क के उसमें आती हैं। जो चीज हम चाहते हैं और जिस चीज का हम लोग एक एक आमतौर पे अनुमान लगा के बैठे होते हैं और वो चीज जब नहीं होती तो उस डेविएशन को हम लोग रिस्क कहते हैं। एक बहुत सिंपल लेमैन्स भाषा में समझा रहा हूँ। और उस परिभाषा को ही साइंटिफिकली अगर आप समझने की कोशिश करें या समझाने की कोशिश करें तो बहुत सारे प्रकार के रिस्क बन सकते हैं। जैसे आपने कोई इलिक्विड स्टॉक ले लिया, अब उसमें से निकलने की आपकी गुंजाइश नहीं है क्योंकि लोअर सर्किट चलती रही, तो उसमें लिक्विडिटी रिस्क आ जाता है। आपने कोई एक स्टॉक ऐसा ले लिया जिसमें पी मल्टीपल बहुत ही ज्यादा है, यानी वैल्यूएशन बहुत ही ऊंचे तौर पे घूम रहा है, और जब मार्केट में कोई हलचल हुई या कुछ गिरावट आई तो उसका वैल्यूएशन इतना ज्यादा होने की वजह से वहां पे सेलिंग आती है तो वो वैल्यूएशन घटने लगते हैं, जो पी मल्टीपल है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। कभी कभी रेगुलेटरी रिस्क भी आ जाते हैं कि जैसे अभी पॉलिसी अनाउंसमेंट ट्रम्प सरकार की तरफ से आएंगे, किस टाइप के रेगुलेशन आएंगे, टैरिफ्स आएंगे, ये एक रिस्क बना रहता है कि हम अनुमान नहीं लगा पा रहे, बट कुछ अगर हो गया तो वो है। तो उस रिस्क लेने की क्षमता को भी हमें अपने उसमें भापना चाहिए। और चौथा रिस्क होता है कि बैलेंस शीट, आपने कंपनी की स्टोरी तो समझ आ गई कि कंपनी बहुत कुछ आगे चल के काम करेगी, बिजनेस प्रॉमिसिंग है, लेकिन उसकी बैलेंस शीट में क्या नुक्स है, कहाँ पे गलतियां हो सकती हैं, कहाँ पे मार पड़ सकता है। तो जो फंडामेंटली बॉटम अप बेसिस पे एनालिसिस करते हैं कि कंपनी स्पेसिफिक रिस्क क्या है, तो उसकी बैलेंस शीट का रिस्क समझना जरूरी हो जाता है। तो ये बहुत सारे रिस्क है। बट जो जो आज आप भाव देखते हैं मार्केट में, वो ये सारे रिस्क का समावेश करके उसमें भाव में समेटा जाता है कि भाई ये रिस्क की वजह से ये भाव मिल रहा है। सो एक चीज है जो ग्रोथ है,
जो रिटर्न की अपेक्षा बनी हुई है और एक चीज है कि क्या चीज गलत हो सकती है, तो वो रिस्क आपको दर्शाएगा। तो इन दोनों का संतुलन जो है, उससे मार्केट में एक स्टॉक का भाव वो किया जाता है, नक्की होता है, और उसी हिसाब से हम लोग उम्मीद बनाते हैं कि रिटर्न यहाँ से हम लोग कैसे कमा सकते हैं। तो ये तो रही बात कि किसी स्टॉक में, किसी सेगमेंट में स्पेसिफिक रिस्क कैसे, अलग अलग तरह के रिस्क क्या होते हैं। गौरांग शाह साहब, मैं इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो इन्वेस्टर्स के लिए, किसी इन्वेस्टर के लिए ये रिस्क हो सकता है, किसी के लिए वो रिस्क नहीं हो सकता है, एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो एक इन्वेस्टर, या फिर कहें कि हम ये जानना चाहिए कि हमारे लिए रिस्क है कि नहीं है, तो इसमें किस फैक्टर का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो लक्ष्मण भाई, आपके साथ मैं पहली बार इस मंच पर बात कर रहा हूँ, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे शो में आप आए और पहली बार आए, और आगे भी आपको मैं कई बार आमंत्रित करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर जुड़ेंगे हमारे साथ। बिल्कुल जुड़ने का प्रयास करूंगा। सीएनबीसी बाजार के सभी दर्शकों को, आपको, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव को हमारा प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो जोखिम मेरे ख्याल से हम हर एक मानव के जीवन में जोखिम होता है। अगर आप शेयर बाजार में आते हैं तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता भी उतनी ही ऊपर की तरफ होनी चाहिए। जोखिम किस प्रकार के होते हैं? सबसे मेरा जहां तक मानना है, अगर मैं सही हूं तो, किसी भी चीज की जानकारी न होना, या फिर सबसे ज्यादा जोखिम है कि आधी जानकारी होना। ये सबसे बड़ा जोखिम है, क्योंकि अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप बिल्कुल निहत्थे हैं और आपको किसी भी तरफ से, किसी भी दिशा से, किसी भी प्रकार का वार हो सकता है। दूसरा जो सबसे मुद्दा मुझे आज की तारीख में लग रहा है, वो है आजकल ये जो अनौपचारिक महाविश्वविद्यालय, व्हाट्सएप और यूट्यूब और बाकी अन्य विद्यालय में जो महाबुद्धिमान ज्ञानी लोग बैठे हैं और जिस प्रकार से वो अफवाहें फैलाते हैं, उसकी पहचान करना और परख करना। और एक बात जोखिम की मुझे ये भी लगती है कि किसी के कहने पर, किसी की बातें सुन के या किसी की नकल करके अगर आप निवेश करते हैं बिना जानकारी के, तो ये सबसे बड़ा, ये तीन जो मुद्दे हैं वो मेरे हिसाब से सबसे बड़े जोखिम है। लोग प्रयास यही करते हैं कि भाई अगले ने कितना कमाया, क्या मैं उससे दुगना कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा। ये तुलना करने ही अपने आप में समय का व्यर्थ करना है और आपकी ऊर्जा का व्यर्थ करना है। आपको ये देखना है कि आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है, आपके पास समझ कितनी है और आपके पास समय कितना है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज ये है। तो ये सब चीजें हैं जो मुझे लग रहा है कि आज के तारीख में एक बहुत बड़ी चुनौती, खास करके ये जो सोशल मीडिया और ये जो आजकल नई सब चीजें चल रही हैं, वहां पर जो महाज्ञानी लोग हैं और जिस प्रकार से वो ज्ञान बांट रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो इस तरह के अनौपचारिक, अनऑथराइज्ड या बगैर सोचे समझे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, विश्वविद्यालय चल रहे हैं, तो उससे बचना चाहिए। और एक बात और आपकी अच्छी लगी कि चीज़ों को नहीं जानना भी रिस्क है, और आधा अधूरा जानना और उससे ज़्यादा बड़ा रिस्क है। लेकिन आपने एक जो बात कही कि आपको रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। संजय सिन्हा साहब, कि एक इन्वेस्टर को कैसे समझे कि हमारी क्षमता कितनी है? कई लोगों की क्षमता कम होती है, कई लोगों को ज़्यादा होती है, तो क्या कोई सेट फार्मूला आप लोग सजेस्ट करते हैं कि इस फार्मूले को देखिए, किसी के लिए रिस्क लेने की क्षमता हो सकता है ये आधार पर देखें तो कम हो सकती है, किसी की उम्र के आधार पर हो सकता है, किसी के सरप्लस फंड के आधार पर हो सकता है, तो क्या सेट फार्मूला क्या आप लोग अपनाते हैं? तो ऐसे देखिए, बहुत सारे थंब रूल हैं जो अपनाए जाते हैं। हाँ, एक तो बहुत ही पॉपुलर थंब रूल है कि आपके एसेट एलोकेशन में इक्विटी कितना होना चाहिए, उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, 100 माइनस योर एज। हाँ, वो होना चाहिए आपकी इक्विटी की एक्सपोजर। दूसरा जो थंब रूल ये है कि आप जब भी निवेश करें, कम से कम 6 महीने तक की जो आपकी खर्च की जरूरत है, वो किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में ना डालें जहां पर उसका कैपिटल वैल्यू एरोड होने का रिस्क हो। एक दूसरा फॉर्मूला ये है। इसके साथ ही साथ लोग ये भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि आप 50-30-20 का फॉर्मूला यूज करिए। 50% अपनी इनकम अपने खर्च के लिए, 30% अपने डिस्क्रिशन के लिए और 20% सेविंग्स के लिए। तो ये जो जितने थंब रूल जो हैं लक्ष्मण जी, हाँ, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक हैं।
आज अगर आप देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर और पर्सनल फाइनेंस अब पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। इसी के लिए कोई भी थंब रूल अप्लाई करने के बदले मेरे सुझाव से अगर किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ लोग अपनी रिस्क टॉलरेंस को निर्धारित करें तो वो बेटर है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम ये थंब रूल तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जो रिस्क टॉलरेंस के लिए जो और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि हमारी साइकोलॉजिकल मेकअप कैसी है, हम कह सकते हैं कि हाँ हम 100 माइनस एज का फॉर्मूला तो लगा दिए, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं रिस्क लेने के काबिल नहीं हूँ। जब भी बाजार में थोड़ा बहुत हलचल आता है तो मैं डर जाता हूँ। तो ये सब जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ये भी अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है टू फिक्स आपकी रिस्क टॉलरेंस। तो मेरे ख्याल से एक प्रोफेशनल सलाह के साथ अपनी रिस्क टॉलरेंस को डिफाइन करें तो वो बेटर है। बिल्कुल, ये एक जाहिर तौर पे जब भी आप शेयर बाज़ार में या निवेश करते हैं तो हम लोग जो बातें करें एक मोटी-मोटी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जब आप पैसा लगाने जाते हैं तो जाहिर तौर पे एक प्रोफेशनल जो रजिस्टर्ड एडवाइज़र हैं उनसे आप बातचीत करेंगे तो आपको बिल्कुल एक्शनेबल पॉइंट वहाँ पे दिखेगा जो आपकी ज़रूरतों को आपके कस्टमाइज़ करके ज़रूरतों को बताएंगे। अभिषेक अग्रवाल साहब, चूँकि रिस्क पे हम लोगों ने काफ़ी चर्चा कर ली, तो अब मुद्दा आता है रिटर्न का। रिटर्न को लेकर के लोगों की चाहत का तो कोई सीमा है नहीं। कोई चाहे कि हम 6 महीने में डबल हो जाए, कोई चाहे कि साल भर में डबल हो जाए। तो आपको लगता है कि रिटर्न में भी आप एक लिमिट अपने हिसाब से तय कर लीजिए तो ज़्यादा सेफ रहता है, रिस्क कम रहता है? लक्ष्मण या जी, फिर कहें कि रिटर्न किसको कहेंगे आप लोग इस तरीके से? लक्ष्मण जी, मुझे लग रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन होती है वो अगर एक लंबे नजरिए से हो, जैसे कि अगर हम कोई भी एसेट लेते हैं, इक्विटी के अलावा आप कोई भी एसेट ले लीजिए, चाहे वो गोल्ड हो, फिक्स इनकम में आप एफडी कर लें बेसिक टू बेसिक लेवल पे, अब रियल एस्टेट लेते हैं, आप कोई भी एसेट क्लास ले लें, वहां पे कोई भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो 6 महीने का या 12 महीने का व्यू रखता है। आप हमेशा देखेंगे कि किसी ने लिया, उसे होल्ड किया एंड उसे फिर रखा ही है। कहने के लिए गोल्ड ले लिए, बट ऐसा तो हुआ नहीं कि इस साल गोल्ड लिया और हमने अगले साल बेच दिया। सो वो अच्छा लगता है कि एप्रिशिएटिंग एसेट जो है वो सबको अच्छा लगता है। अब आप उसके अंदर में अगर पहले से ही कोई नंबर को कैप कर देंगे एक ऐसे एसेट क्लास में जिसका अपसाइड अनलिमिटेड है, तो फिर वो कोई बहुत बेहतरीन प्लानिंग मैं उसे नहीं कहूंगा। ऑन द कॉन्ट्री मैं ये कहूंगा कि आपने एक नजरिया बनाया है, आप उस नजरिए के साथ इक्विटी मार्केट में बने रहे। जैसे कि मेरे सहयोगी भी सारे बातें रिस्क की कर रहे थे, ये जब रिस्क आता है अलग अलग फॉर्म में आता है तो ये घबराता है, ये इन्वेस्टर जो है इसे दिख देख के घबराता है और उसकी वो जो अनुष्ठान है या जो डिसिप्लिन है ना वो हिलने लग जाता है, तो फिर वो बना नहीं रहता। इसलिए आप देखोगे कि कई बार समय के विपरीत या समय के अनुकूल या तो जल्दी निकल गए, जल्दी आपने इन्वेस्ट कर लिया या फिर आपकी एग्जिट हो गई। तो अब उस सिनेरियो के अंदर में फिर लोग कंप्लेन करेंगे कि यार हमें तो रिटर्न नहीं बना, 6 महीने पहले ये भाव था, 6 महीने बाद अब ये भाव हो गया है और हमें तो नुकसान हो गया। वो इसलिए क्योंकि आपको सामने लिक्विडिटी दिख रही है और इस असेट क्लास के अंदर में सबसे बड़ा रिस्क ही मुझे तो लिक्विडिटी लगता है, बिकॉज यहाँ पे पता है कि आप कभी भी निकल सकते हैं। बाकी जगह पे तो आपने मेंटली ऑलरेडी वेरी कर लिया स्पॉट के साथ कि बाकी असेट क्लास में तो भाई हमें बने ही रहना है, यहाँ थोड़ी हम निकल सकते हैं। तो ये इस तरह साइकोलॉजिकली ये ज्यादा प्ले करता है। एंड मुझे तो बस ये लगता है कि आप अगर थोड़े लंबे समय के लिए बने रहे और डिसिप्लिन रहे तो कोई भी एसेट क्लास आप पकड़ लीजिए, उससे ज्यादा ही आप पैसे बनाएंगे। एंड दैट शुड बी द राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट रादर देन एनी एब्सोल्यूट नंबर। बिल्कुल। चूंकि अब आप लोगों ने रिटर्न और रिस्क की बात तो हम लोगों ने कर ली, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो उठता है, जो इस शो का फोकस पॉइंट भी है कि आखिर रिस्क और रिटर्न में बैलेंस कैसे बना है। तो मैं इसके बारे में काफ़ी पढ़ा, लोगों को सुना, तो मुझे लगा कि वो बहुत ही सब्जेक्टिव इशू होता है, अलग अलग फार्मूले होते हैं। तो प्रकाश दीवान साहब, मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा कि अगर कोई ये बैठाना चाहे बैलेंस के रिस्क और रिटर्न में, चूँकि जैसा कि अभी कह रहे थे अभिषेक अग्रवाल साहब की अभी निकल गए, पता चला 6 महीने में शेयर के भाव और भाग गए, मेरा तो रिटर्न कम हो गया। फिर कई बार उल्टा भी होता है कि अभी नहीं निकले, 6 महीने बाद शेयर के भाव गिर गए, तो फिर लोगों को बड़ा पछतावा होता है। तो ये रिस्क और रिटर्न में बैलेंस कैसे बैठाया जाए, इसमें क्या थंब रूल आप लोग अपनाते हैं? नहीं, बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है ये लक्ष्मण जी, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट का फ्रेमवर्क ही इसी मुद्दे पे बना हुआ है कि जो जैसे गौरांग ने भी कहा कि आपने देखा किसी और ने पैसे कमाए इसलिए मुझे कमाना है, तो ये इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य हो भी नहीं सकता। तो ये बहुत ही एक जिसको कहते हैं ना पर्सनलाइज्ड जर्नी है।
वेल्थ क्रिएशन जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू होता है उसमें आपकी जर्नी कब शुरू होती है, कितने पैसे से शुरू होती है और कितने समय तक आपके पास इस टाइप की लिक्विडिटी रहती है, उस पर डिपेंड करता है। तो समझने की बात ये है इस बैलेंस में कि आप कौन सी फेज ऑफ वेल्थ क्रिएशन पे हैं। आप इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं तो आप सिर्फ एक्यूमुलेशन फेज में रहते हैं, तब अलग टाइप के रिस्क आपके पास सामने दिखते हैं या आप उनको करने पड़ते हैं, फोकस करने पड़ते हैं। एक फेज आता है एक्यूमुलेशन के बाद जब आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं कि अब पैसा थोड़ा बहुत बन गया है, 20-25 लाख आपने जमा कर लिए, सेव कर लिए, अब इसको आप उस तरीके से लगाएंगे जहाँ पे इसके ग्रोथ थोड़ा सा रिटर्न के ऊपर फोकस हम ज्यादा रह के थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। जैसे अगर मैं 30 साल की उम्र में निवेश कर रहा हूँ और मेरी रेगुलर जॉब से भी मेरे को आमदनी आ रही है, तो मैं रिस्क उतना थोड़ा बहुत लेके हाई रिटर्न की चेष्टा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर महीने कुछ ना कुछ और सेविंग्स आ जाएगी। अगर कहीं आगे पीछे हुआ पोर्टफोलियो में तो ये आपके पास एक विकल्प रहता है। अगर आप रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट पर्पस को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपके लिए रिस्क अलग टाइप का आ जाता है, क्योंकि आप कैपिटल प्रिजर्व करना है आपको, तो वो प्रिजर्वेशन फेज में आ गए आप। तो ये अलग अलग जो 3 फेजेस हैं, एक्यूमुलेशन, ग्रोथ और प्रिजर्वेशन, इसके हिसाब से आपको रिटर्न और रिस्क को बैलेंस करना पड़ता है। सो बहुत सिंपल चीज ये है कि आप उतना ही निवेश करेंगे जितना आप गंवा सकते हैं, गंवाने की तैयारी रख सकते हैं या जो लॉक कर सकते हैं। तो अवधि और लॉस बेयरिंग कैपेसिटी जो है आपकी इन्वेस्टमेंट की, उसको आपको नंबर्स डालने हैं उस पे, रिटर्न्स पे नहीं। अब रिटर्न तो जैसे आपने कहा कि हर एक को चाहिए 100% रिटर्न चाहिए आपको 6 महीने में, 12 महीने में, लेकिन ये हमें भी पता है कि मार्केट में इस जो हम चाहें वैसा होता नहीं है। तो ना चाहते हुए क्या चीजें होती हैं उसको पहले आप उस पे एक सीमा बांधिए, उस पे एक आंकड़ा रखिए कि मैं 20% का लॉस बेयर कर सकता हूँ या मैं 2 साल के लिए पैसा साइड में रख सकता हूँ। तो इस टाइप की चीजों से आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा और ऑफ कोर्स फाइनेंशियल एडवाइजर लेंगे। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आजकल हो रही है लक्ष्मी जी, जो जैसे पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं लेबोरेटरी में, आप अपना ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट ये सब कराते रहते हैं, वैसे ही अब रिस्क प्रोफाइलिंग के भी बहुत अच्छे सारे टेस्ट आ गए। इनफैक्ट सेबी ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए बहुत सारे विकल्प भी वो किए, सुझाए हैं कि इनमें से आप देखिए क्या आप अपना सकते हैं। तो ये सब अवेलेबल है, कई फ्री सॉफ्टवेयर है, कई पेड है, बट आप अपना रिस्क प्रोफाइलिंग रेगुलर बेसिस पे करिए, क्योंकि जैसे जैसे आप लाइफ के फेजेस में चेंज होते देखेंगे आपका रिस्क प्रोफाइल भी चेंज होता जाएगा। तो आंकड़ों को उस पे मतलब जिसको कहते हैं ना पैरामीटराइज करें, उसमें आंकड़ा डालिए कोई कि इस टाइप का मैं रिस्क ले सकता हूँ और रिटर्न तो फिर जब आएगा ये जो रिस्क प्रोफाइलिंग टेस्ट जो होता है उसमें क्या फैक्टर क्या आप लोग डालते हैं, क्या बेंचमार्क क्या होता है, मतलब कौन कौन से फैक्टर को इंक्लूड करते हैं उसमें? एग्जैक्टली, इंटरेस्टिंग ये है कि जैसे संजय जी ने कहा कि आपकी साइकोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड क्या है, आपका मेंटल मेकअप किस टाइप का है, तो उसपे इस टाइप के सवाल होते हैं, घुमा फिरा के वो आपसे टटोल के ये जानने की कोशिश करता है वो प्रोग्राम कि आप अगर मार्केट कल को 10% गिर जाती है, आप सुबह उठते हैं अखबारों में सीनबीसी आवाज में देखा कि मार्केट 10% नीचे खुलने वाली है, तो आपकी नींद कितनी खराब हुई, नींद हराम हुई है कि नहीं, आपका खाना हजम हुआ है कि नहीं, आप मतलब अपने आप को कितना इससे इम्पैक्ट होने देते हैं। तो ये सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है, सिचुएशनल एनालिसिस होता है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप और पैसा लगाएंगे या आप जो पैसा है उसमें से निकल जाके भाग लेंगे, एग्जिट कर लेंगे। तो इस टाइप की चीजों से होता है। तो वो काफी, बिकॉज देखिए इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा रिस्क है हमको अपने आप के इनडिसिप्लिन को काबू कर, जो मन चंचल है कि कुछ भी करने की कोशिश करता है, गलत डिसीजन ले लेता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है बाकी चीजों से, तो उसको कैसे हम मजबूत बना सकते हैं, ये सबसे बड़ा वो है इसके अंदर मंत्र। और उस मंत्र को हासिल करने के लिए आपको अपने आप पे डिसिप्लिन लाना है। तो ये टेस्ट, ये सब चीजें काफी अच्छी तरह से आपको वो सवालों के जवाब जो निकलते हैं उसको इवैल्यूएशन करके सिचुएशनल एनालिसिस का आपको बताएंगे कि आपकी रिस्क प्रोफाइल इस प्रकार है। बिल्कुल, जैसे बाकी के टेस्ट कराने के लिए आपको डॉक्टर से रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है, वो रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, आप खुद बैठ के वो टेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास एक ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर होना चाहिए या फिर कोई एडवाइजर आपके साथ हो। गौरांग शाह साहब, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि मान लिया हमने बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ, आप समझिएगा कि 10 लाख रुपए हमने किसी शेयर में या किसी पोर्टफोलियो, अपने पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं या किसी शेयर स्पेसिफिक में डाल रखे हैं, तो जब 10 लाख रुपए हम डालने जा रहे हैं या पैसे की रकम को हम तय कर रहे हैं, तो हम मन में क्या रखें कि कितना रिस्क हम ले सकते हैं कि अगर पैसा इतना नीचे जाएगा शेयर
तो हम रिस्क झेल सकते हैं। तो ये जो इतना नीचे जाएगा तो इतना जो टर्म है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए? लक्ष्मण भाई, अगर आप मेरी बात करेंगे तो अगर मेरे पास ताकत है कि मेरा 10 लाख शून्य हो जाए तभी जाकर के शेयर बाजार में या फिर शेयर बाजार से जुड़ी हुई चीजों में, क्योंकि अनिश्चितता का वातावरण है लक्ष्मण भाई। और मैं दो चीज से अच्छा, शून्य तक आप मान के चलिए। तो मैं वही आ रहा हूं। अभी प्रकाश भाई ने एक शब्द का प्रयोग किया, उम्र, और मेरे ख्याल से संजय भाई ने भी बात करी समय सीमा को लेकर के। तो मेरे हिसाब से आपके पास आपकी उम्र कितनी है वो, दूसरा आप कितना समय निवेशित रहेंगे, आपकी समय सीमा, तीसरा और सबसे अहम मुद्दा जोखिम झेलने की क्षमता, और चौथा आपको कितना रिटर्न कमाना है। मेरे ख्याल से ये मापदंड अगर आप पहले कर लेते हैं और उसके पश्चात फिर आप जाकर के निर्णय लेते हैं निवेश करने के लिए, फिर वो चाहे, अब फर्ज कीजिए महामारी का जैसा समय हो गया, अब 2020 में मार्च में जब ये हुआ तभी हमें ये पता ही नहीं था कि सामान्य परिस्थिति कब लौट करके आई। ये अनिश्चितता का वातावरण है, इट इज टोटल अनसर्टेनिटी। उस परिस्थिति में अगर आपने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे बेच करके जितना भी है वापस लेके आना है, जो भी मेरा बचा 10 लाख में से 8 लाख बचा या 6 लाख बचा, फिर आपको पता चला 2020 के अंत तक और 2021 में बाजार धीरे धीरे करके वापस ऊपर आने लगा और आपका 10 लाख था वो एक्चुअली 20 लाख बन गया। फिर आप यही सोचेंगे कि, तो देखिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके पास कितना समय है और आपको कितना मुनाफा कमाना है प्रतिशत के हिसाब से, ये आप निश्चय कर लीजिए, और जोखिम झेलने की क्षमता। तो मैं ये कहूंगा कि अगर किसी को बताना ही है कि 10 लाख में से कितना अगर आपका घाटा होता है तो आपको निकल, तो ये उम्र के ऊपर होता है। 30 साल वाले को अगर मैं कहूंगा नहीं 10 लाख का 9 लाख होता है तो निकल जाइए, तो ये गलत होगा। हाँ, लेकिन अगर कोई 50 साल की उम्र का हो या फिर 60 साल का हो या फिर सीनियर सिटीजन हो, उनको ये बताना जायज होगा कि 10 लाख का अगर 8 लाख हो जाता है तो आपका अलार्म बेल बजना चाहिए और आपको उपाय निर्णायक तरीके से लेने चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल थोड़ा सा उलट के पूछता हूं आपसे, सवाल गौरांग शाह साहब, कि किसी 10 लाख रुपए हमने लगा दिए एग्जाम्पल के तौर पे, हमने चूंकि रकम को ले लिया है, तो कब हम निकल जाएं? मान लें 10 लाख हमारा 15 लाख हो गया तब निकल जाएं, या फिर 10 लाख हमारा 12 लाख हो गया तब निकल जाएं? इसको कैसे हम तय करें? ये भी क्या हमारी उम्र के साथ होगा? कैसे इसको हम लोग फिक्स करते हो? रिस्क तो हर कोई लेना चाहता है क्योंकि शेयर बाजार में आया है, कब उसको निकल जाना चाहिए या फिर पार्शियली विड्रॉ कर जाना चाहिए? इसका कोई फॉर्मूला है या फिर सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक होता है ये? लक्ष्मण भाई, मैं काफी निवेशकों को जागरूक करने के लिए अभियान हम चलाते हैं और मैं एक बहुत ही एक्टिव मेंबर रहा हूं। मैं मानता हूं मंच पर उपस्थित काफी सारे महानुभाव भी इसमें करते हैं। हर एक निवेशक की एक मंशा होती है कि सबसे निचले भाव में मैं खरीदूं, और मैं जब खरीदूं उस शेयर को तो उसके बाद उस शेयर का भाव उस दाम से नीचे नहीं जाना चाहिए, और उसके विपरीत जब मैं बेचूं तो मेरे बेचने के पश्चात उस शेयर का भाव ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये एक मानसिकता है लक्ष्मण भाई, और ये शेयर होता बाजार नहीं। में शायद चोर बाजार में हो सकती है, शेयर बाजार में ये नहीं हो सकती है। क्योंकि मैं काफी लोगों से मिल रहा हूं और काफी लोग मुझे ये प्रश्न, सही समय और सही दाम, तो मुझे तो वो पंडित जी मिले ही नहीं जो मुझे बता सके कि सही समय और दाम क्या है, कि मैं आपकी बातों को सुरक्षित रख सकूं कि मेरे खरीदने के बाद नीचे नहीं जाना चाहिए और मेरे बेचने के बाद ऊपर। ये वो नहीं होता है। तो मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि आपको कितना प्रतिशत के हिसाब से मुनाफा कमाना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका निवेश अच्छी कंपनी में है, अगर आपके पास अच्छी संख्या में शेयर हैं, तो पूरी मात्रा में बेचने की जरूरत नहीं है। कम से कम 25, 30, 40, 50% बेच करके आपका जो कैपिटल है वो घर ले आइए, मुनाफा ले आइए घर, और उसके बाद दूसरी कंपनी में निवेश करिए। इस प्रकार से एक पोर्टफोलियो खड़ा होगा। अगर आप एक ही शेयर के साथ बंधे रहेंगे तो बहुत सारा जोखिम हो सकता है। बिल्कुल। यहाँ पे संजय सिन्हा साहब, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जो एक ही साथ शेयर को मत बेचिए, धीरे धीरे करके बेचिए, और जो आपका पूंजी है वो निकल जाए तो प्रॉफिट के साथ खेलिए। ये एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आज के माहौल में अगर थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल लेकर चलूं, क्योंकि जो कई लोग ऐसे होंगे जब भी शेयर बाजार में निवेश किए होंगे, तो आज के माहौल में ये रिस्क और रिटर्न में सबसे ज़्यादा बैलेंस किस सेगमेंट में आपको दिख रहा है जहां पे लोगों को थोड़ा फोकस करना चाहिए सेक्टर के हिसाब से कहें तो? लक्ष्मण जी, सिर्फ आज के माहौल में नहीं, किसी भी माहौल में आपको अपने सामने 3 फंडामेंटल फैक्टर्स रखने चाहिए। सबसे फंडामेंटल फैक्टर जो है वो होता है एसेट एलोकेशन।
जो कि अगर आपने निर्धारित कर दिया है कि आपका इक्विटी और डेट में कितना होना चाहिए, ये एलोकेशन समय के साथ बदल सकता है, लेकिन वो सबसे पहले आपको निर्धारित करने की जरूरत है कि आपका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए। ये हो गया फाउंडेशन नंबर 1। फाउंडेशन नंबर 2 कि आप अपनी सारी पूंजी सिर्फ एक ही बास्केट में ना डालें। किसी भी मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन का बहुत बड़ा फायदा है। जैसा कि गौरंग कह रहे थे कि जब कोविड हुआ, अगर आपने सारे के सारे पैसे सिर्फ एक ही एसेट क्लास में डाले होते, और उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपने इक्विटी में डाले होते मार्च में और मार्केट बहुत जोर से गिर गया रहता, तो फिर आपको अपना घर खर्च मीट करने के लिए लॉस पे इक्विटी बेच के अपना काम चलाना पड़ता। इसी के लिए अगर आप डाइवर्सिफाई करें तो वो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण फाउंडेशन है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स एक ही समय में एक तरह का प्रदर्शन दे। तीसरा जो है, जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन की बात आप कर रहे थे लक्ष्मण जी, रिटर्न जो है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। रिटर्न पे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन हमारे रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस क्या होने चाहिए, ये रीजनेबल हो सकते हैं। जैसे इक्विटी के लिए अगर आप थंब रूल जैसे आप कह रहे थे, इक्विटी में रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए रिस्क फ्री रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन। अगर आपको बिना कोई रिस्क लिए पैसा डालना है तो आप उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल दें या भारत के कॉन्टेक्स्ट में फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दें। आप इक्विटी में क्यों डालेंगे? क्योंकि आप इक्विटी में डाल रहे हैं, थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो रिस्क आपको कुछ तो कॉम्पनसेशन देना चाहिए। तो रिस्क जो है वो कम से कम इन्फ्लेशन को तो कॉम्पनसेट करना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन की दर समय समय पे बदलती जाएगी, आज इन्फ्लेशन का दर ऊपर है, आगे जाके कम हो सकता है, तो इक्विटी के रिटर्न्स भी आगे जाके कम हो सकते हैं। तो आपकी जो लक्ष्य है ना वो ये होनी चाहिए कि आपको इक्विटी से रिटर्न जो मिल रहा है वो रिस्क फ्री रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन का रिटर्न जो है वो आपको इक्विटी से मिले, तो ही आपको फायदा है। तो मैं समझता हूं कि ये 3 फाउंडेशन अगर आप अपने सामने रखें तो रिस्क और रिटर्न को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर पाएंगे। बिल्कुल। मैं ये सवाल इसलिए भी बात जोर जोर दे के पूछ रहा था मैं गौरांग शाह साहब से और प्रकाश दीवान जी से भी और आप लोगों से, क्योंकि कई लोग ये सवाल लेके हमारे पास आते हैं। तो मैं तो शेयर बाज़ार का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि शेयर बाज़ार हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, आप अपना एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि हमें ये लाइफ स्टाइल जीना है या फिर हमें इतना रिटर्न पाना है, और उतना हो तो निश्चिंत होकर रहिए। ज़्यादा ऊंचाई की तरफ भागने के रहेंगे तो आप कभी चैन से रह नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैंने पूछा शेयर बाज़ार में वो ऊंचाई कहाँ हम फिक्स कर लें अपने क्षमता के हिसाब से। अगर वो फिक्स हो जाए तो फिर आदमी अपना निश्चिंत रहता है कि इतना हो जाए तो हम लेके निकल जाएंगे, और उसके बाद शेयर 2 गुना हो जाए 4 गुना हो जाए उससे हमें क्या लेना देना। सर अग्रवाल साहब, मैं आपसे पूछूंगा एक चीज़ कि पिछले कई सालों से या फिर इसलिए पिछले साल का ही देखें, हम रिटर्न के हिसाब से देखें तो स्मॉल कैप मिड कैप ने अच्छा रिटर्न दिया, लार्ज कैप ने थोड़ा सा कम रिटर्न दिया, लेकिन रिस्क जाहिर तौर पे इन दोनों में ज़्यादा होता है, उसमें कम होता है, लार्ज कैप में कम होता है। तो अगर कोई पोर्टफोलियो बनाना चाहे तो किस तरह का कॉम्बिनेशन रखे जहां पे रिस्क और रिटर्न में एक बैलेंस बनता रहे? तो लक्ष्मण जी, जैसे कि बाकी पैनलिस्ट जो हैं आज के शो में, उन्होंने भी ये कई बार मेंशन किया है कि यहाँ कोई फॉर्मूला स्पेसिफिक नहीं है कि हम एक एक्स फॉर्मूला लगाएं और उस फॉर्मूला के तहत हमें आंसर मिल जाएगा। बिकॉज यहाँ पे एज का जो फैक्टर है, एज और आप क्या समय आप अपने इस मार्केट में निवेश रहना चाहते हैं, वो बहुत मैटर करता है। एंड उसकी वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है वो बदल सकता है। सो इसका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, बट मैं इसको डेफिनेटली आंसर जरूर करूंगा कि अगर आप इक्विटी मार्केट में आते हैं, ये बहुत ही बड़ा रॉन्ग नोशन है कि आपको बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा बहुत ज्यादा पैसे बनाने के लिए। ये एब्सोल्युटली मिसनॉमर है। बल्कि ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप वॉरेन बुफे जैसे महाहस्ती के अगर रेफरेंस देखेंगे तो वहां तो उन्होंने बोला है कि आपको लोएस्ट रिस्क में हाईएस्ट रिटर्न बनाना है। अब इक्विटी मार्केट में कैसे हो सकता है, सवाल तो वही सब पूछते हैं। बट अगर आपने एक हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाया हुआ है जहां कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। हेलो, एक मिनट अग्रवाल साहब को रोकूंगा मैं यहाँ पे, 1 मिनट रोकूंगा। आप ऐसा करें, मेरे सवाल का जवाब मत दीजिए, लेकिन आपने जो लाइन बोली ना उसी का जवाब दे दीजिए कि काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट करके हायर रिटर्न या फिर कम रिस्क लेकर के काफ़ी ज़्यादा रिटर्न कैसे बना ले। मैं अपना सवाल वापस लेता हूँ, मैं प्रकाश दीवान जी से पूछ लूँगा ये सवाल। तो अगर आप, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बट क्योंकि एग्जांपल दिए बगैर इसको समझाना मुश्किल होगा इसलिए मैं दे रहा हूँ
कि आप मान के चलिए कोई भी पीरियड में, अभी आप 5 साल ले लें, 10 साल ले लें, आप कोई भी एक पीरियड ले लीजिए। आपके पास लेट्स से ब्रिटानिया था, नेस्ले था, एचडीएफसी था, एल&टी था, आईसीआईसीआई था, आप और रिलायंस ले लीजिए, अदानी ले लीजिए, आप मतलब कोई भी आप ये ले लो, आप ए लिस्टेड कंपनी, और मैं अभी लार्ज कैप को ज्यादा एक बार रेफर कर रहा हूँ, जस्ट टू टेल यू दैट इफ यू लुक एट ऑल दिस कंपनीज, ये कोई 1 साल 2 साल या 3 साल पुरानी कंपनी नहीं है, ना ही इनके रिटर्न कोई 1 साल 2 साल 3 साल में भागे। आप इनकी कोई भी 10 साल की पीरियड उठा के देख लीजिए, आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा खासा वेल्थ बना है। तो अगर कोई कंपनी ऑलरेडी इतनी हाई ग्रोथ में है, जिसका मैनेजमेंट ऑलरेडी नोन है, और उसके स्टॉक का रिटर्न भी आ रहा है, तो फिर आपको एक्सपेरिमेंट करना ही क्यों है? आप बस इसे अगर लेके ही रहते, तो आपका इटसेल्फ जो सीएजीआर है, मतलब मेरे पास ऐसा बैक एंड कैलकुलेशन नहीं है, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट माय नंबर वुड नॉट बी लेस देन दिस। इजीली 10 साल के एग्रीगेटेड नंबर 25% प्लस आपका सालाना होगा। अगर आपके पास इतने ये सब पोर्टफोलियो है, आपको 10-15 कंपनियां तो कम से कम होनी चाहिए, मैंने तो कुछ ही नाम गिनाए हैं, बट ऐसे बहुत एग्जांपल इंडिया के अंदर में, कोई कमी नहीं है। एमएनसी भरी हुई है जिन्होंने क्या हैंडसम रिटर्न्स दिए हैं और बहुत अच्छा काम किया है। सो अगेन द पॉइंट इज यू नीड टू हैव अ गुड पोर्टफोलियो जिसपे आप बने रहे और समय दें, और आपको उसमें पैसे बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वही लो रिस्क होता है, क्योंकि जो आपके सामने अच्छी तरह से वेल नोन है, जिसकी अर्निंग की विजिबिलिटी है, जिसकी मैनेजमेंट की कोई रेपुटेशन है, वही तो रिस्क आपका कम हुआ। अदरवाइज तो क्या डिफरेंस हुए एक एक्स ए शेयर में, जो कि लार्ज कैप हम कह रहे हैं, और एक स्मॉल कैप में? तो फर्क वही है, डिस्कवर्ड अनडिस्कवर्ड रिस्क वही ले रहे हैं कि प्रूवन मैनेजमेंट वर्सेस अनप्रूवन मैनेजमेंट। सो मैं तो यही जानना चाहूंगा कि जो इन्वेस्टर्स मार्केट में कम रिस्क रखकर एक बेटर देन एनी अदर एसेट क्लास के रिटर्न के एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं, उन्हें हमेशा अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान देना चाहिए। एंड मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, वहां पे आपको लार्ज कैप की तरफ थोड़ा देखना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि वहां पे आपको वॉलेटिलिटी जो है वो इस तरह की वाइल्ड नहीं मिलेगी जब मार्केट करेक्शन में आता है। बिल्कुल, यहाँ पे दो चीज़ें आपने बड़ी काम की कही। एक तो पहली बात कि आप क्वालिटी के स्टॉक रखिए अपने पोर्टफोलियो में, और प्रेफरेबली लार्ज कैप, और लंबे समय तक बने रहिए तो रिटर्न दे के जाएगा आपको, आप नुकसान में नहीं रहेंगे, रिस्क यहाँ पे नहीं रहेगा। प्रकाश दीवान जी, अगर अभिषेक अग्रवाल साहब के फॉर्मूले को आगे बढ़ाऊं तो अपने पोर्टफोलियो को आप लोग कब कब रिवाइज करने का रिकमेंडेशन देते हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम लगा के सो जाएं किसी कंपनी में और छोड़ दें, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कुछ समय के भीतर हम लोगों को अपना पोर्टफोलियो रिवाइज करना चाहिए क्या? और दूसरा जो सवाल मैं अभिषेक अग्रवाल साहब के पास भी गया था कि आमतौर पर लोग 40 की उम्र के आसपास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी वाले ढूंढने शुरू करते हैं, क्योंकि उस टाइम लगता है कि हाँ यार फ्यूचर में तो खर्चे बढ़ने वाले हैं, शादियां हो चुकी होती हैं, कुछ बच्चे हो गए होते हैं। तो 40 की उम्र के आसपास के लोगों के लिए अगर उनको पोर्टफोलियो बनाना है तो किस तरह का कॉम्बिनेशन रखें? तो ये वाला इसका मैं जवाब पहले दूंगा लक्ष्मी जी, की जो एसेट एलोकेशन में इक्विटी का जो हिस्सा है उसमें अगर आपको फर्दर एलोकेट करना है तो मोर देन 50% आपको हमेशा लार्ज कैप में रहना पड़ेगा। उसका रीजन है कि लार्ज कैप 50% से ज्यादा लार्ज कैप पे रखिए जी। उसका रीजन है कि जैसे थाली आप परोसते किसी को, तो उसमें दाल रोटी सब्जी तो सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में होता है। अब वो पापड़ अचार मिठाई ये वो सब थोड़ी कम मात्रा में लेंगे। अगर पूरी थाली में यही हुआ तो वो बदस भी होनी है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको मेजॉरिटी जो है वो लार्ज कैप या मिड कैप, जो बड़े मिड कैप से उसमें रखते हैं। और उसके बाद में जो आपके पास रिस्क टेकिंग कैपिटल थोड़ी ज्यादा जब रिस्क ले सकते हैं जिसमें होती है, और लंबी अवधि के लिए लॉक करा जा सकता है, चाहे वो 10% हो 15 हो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, उसमें आप स्मॉल कैप माइक्रो कैप्स में निवेश कर सकते हैं। और ये जो एसेट एलोकेशन का रीसेट की जो आपने बात की, ये बहुत जरूरी है। और ये हम लोग जनरली अपने पर्सनल बेसिस पे, मैं जैसे हर साल करता हूँ। अब आप अपना जन्मदिन गिन लीजिए, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी ले लीजिए, 1 जनवरी ले लीजिए, जो एक डेट फिक्स कर लीजिए कि उस दिन आप ये देखेंगे कि आप इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट और गोल्ड, चाहे एक और एसेट क्लास गिनने शुरू हो गई अब, तो इसमें किस मात्रा में आपने शुरुआत की थी, आपके प्रोफाइल के हिसाब से क्या आपके लिए सूटेबल है। और अगर वो मात्रा चेंज हुई है, क्योंकि हो सकता है इक्विटी जैसे पिछले साल बहुत अच्छी चली, तो इक्विटी बढ़ के जिस हिसाब से हुई है और डेट में इतने रिटर्न्स नहीं आए, तो कुछ प्रॉफिट मुनाफा वसूली करके आप डेट में डालें। तो उससे होता ये है कि आपका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुकिंग भी होने लगता है और एसेट एलोकेशन बरकरार रहता है, जो लंबे समय में एक्चुअली रिटर्न ज्यादा देता है। एसेट एलोकेशन की वजह से जो रिटर्न फाइनली आते हैं, वो एक नोबेल प्राइज विनिंग वो है स्टडी है
कि 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स बीइंग एज टारगेटेड इज हायर अगर आप एसेट एलोकेशन ढंग से करें तो उसमें स्टॉक सिलेक्शन का भी इतना मायने नहीं रखता जितना एसेट एलोकेशन का रखता है। तो इस लिहाज से एक एडवाइजर बहुत अच्छा जरूरी है। और आप ये सुन के ये समझ रहे होंगे कि कोई थंब रूल ऐसा नहीं है जो सबको या एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को एप्लीकेबल हो, या इस टाइप का कोई बहुत शोर शॉर्ट तरीका हो। तो सबके लिए इन्वेस्टमेंट जर्नी यूनिक है और उतने ही एडवाइजर्स आपको चाहिए होंगे। आज हिंदुस्तान में एडवाइजर्स नहीं होने का कारण ये है कि लोग अभी भी एडवाइजर के पास जाते ही नहीं। फीस देके थोड़ा काम करवाना, जो एक माहौल जो बनना चाहिए वो बना नहीं है। आप डॉक्टर के पास तो भाग जाते हो जैसे ही कुछ खांसी जुकाम कुछ भी होता है तो, लेकिन एडवाइजर के पास जाके एडवाइजर से यही सवाल करने हैं कि आप हमारा रिस्क कैसे आकलन करोगे, आप हम लोग को किस तरह से मदद रूप रहोगे इसमें। अगर आप ये चीजों का सवाल एडवाइजर को पूछोगे तो आपका एडवाइजर सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बहुत अच्छी तरह आइडेंटिफाई हो जाएगा। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। चूंकि होता क्या है कि इक्विटी कल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ी है, लेकिन ये जो एडवाइज़र के पास जाने वाली जो आदत है ना, वो अभी तक आई नहीं है। मतलब हम लोग तो बाहर कई बार घूमते रहते हैं, दिन भर बाहर रहते हैं, तो कई लोग मिलते हैं तो हम लोगों से पूछते हैं, तो मैं उनको बताना पड़ता है कि हमें शेयर मार्केट का आइडिया नहीं है, मैं आपको एडवाइस नहीं कर सकता हूँ। आप किसी के पास जाइए, वो आपको बताएगा कि आपके क्या रिस्क एपेटाइट है, आपको कहाँ लाना चाहिए। बहुत सारे साइंटिफिक फार्मूला होता है। वैसे पैसे कहीं लगा दीजिएगा, कल को फिर मुझे पकड़ ले, इधर आओ तुमने बताया था और तो पैसे मेरे डूब गए, क्या करूं मैं। गौरांग शाह साहब, मैं थोड़ा सा थ्योरी से आगे बढ़ के प्रैक्टिकल में आऊंगा, क्योंकि अभी मार्केट की जो स्थिति है, कई सारे चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी के तौर पे फरवरी में आरबीआई की पॉलिसी आएगी, 1 फरवरी को बजट आएगा, अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है, उधर ट्रम्प साहब सत्ता संभालेंगे, उनका खतरा भी है। तो उन सब को देखते हुए अभी की स्थिति में आपको कौन सा सेक्टर ऐसा है जहां पे आपको लगता है कि रिस्क कम है और रिटर्न की संभावना ज्यादा है? नहीं, रिस्क कम वाली बात लक्ष्मण भाई मेरे पास तो ऐसी है ही नहीं, कोई क्षेत्र नहीं। मैं साफ साफ बताता हूँ, जोखिम शेयर बाजार में सभी प्रकार के होते हैं, स्थानीय रूप में, अंतर्राष्ट्रीय रूप में, खबरों के रूप में, जियोपॉलिटिकल के रूप में, या फिर महामारी के रूप में। रिस्क फ्री जैसी मेरे पास तो ऐसी कोई परिभाषा है नहीं जिससे मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूं। लेकिन आपका प्रश्न उत्तर देने का प्रयास मैं इस प्रकार से करूंगा कि 5 क्षेत्र है, और वहां पर जाने से पहले हमने जो हमारे 2025 जो नया साल शुरू हुआ है, मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ लक्ष्मण भाई, वहां पर हमने ये कहा है कि आपको जो जनवरी से 2024 से सितंबर 2024 तक जो रिटर्न मिला, और 2023 और 2022 में जो आपको रिटर्न मिला है, उसकी तुलना में शायद, ये मैं शायद शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आपको आकांक्षाएं और उम्मीदें 2025 में कम रखनी चाहिए। मैं सूचकांक की बात कर रहा हूं। 2025 में शायद बहुत ही सीमित मात्रा में 12-15% के आसपास का एक अनुमानित लक्ष्यांक हमने रखा है। अगर परिस्थितियां ऐसी रही, अगर थोड़ा बहुत सुधार हुआ तो फिर शायद थोड़ा बहुत और रिटर्न। लेकिन अगर आपके पास बुद्धिमत्ता थोड़ी बहुत ज्यादा है, अगर आप उस बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं, थोड़ा बहुत अभ्यास करते हैं, और सब कुछ समझने के बाद अगर आप निवेश करते हैं, तो शायद आपको 15-20% या उससे ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है। क्षेत्र के आधार पर हमें कौन सा क्षेत्र अच्छा लगता है, तो कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग एक क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र है जो हमें अच्छा लगता है, वित्तीय क्षेत्र जहां पर सरकारी बैंक्स, निजी क्षेत्र की बैंक्स, मजबूत एनबीएफसीज आती हैं, ये तीसरा क्षेत्र, सीमेंट एक चौथा क्षेत्र हो गया, और 5वां क्षेत्र हो गया ऑटोस। ये 5 क्षेत्र पर हम प्राथमिकता दे रहे हैं, और इस 5 क्षेत्र में हमारी सबसे पहली राय होगी कि आप दिग्गजों पर ध्यान दें, और फिर कुछ चुनिंदा मझौले शेयर्स। बिल्कुल, यहाँ पर हालांकि दिग्गजों पर ध्यान देने की जब आप बात करते हैं गौरांग शाह साहब, तो मैं देख रहा था रिटर्न तो पिछले जो रिकॉर्ड आ रहे हैं आजकल के, अगर 1 साल के आसपास का देखूं तो दिग्गज ही रिटर्न देने में थोड़े से फिसड्डी रहे हैं, लेकिन जाहिर तो पर रिस्क कम रहता है, तो ये एक वजह है। आगे भी आप अपने पोर्टफोलियो बनाने में जो उन्होंने बताया गौरांग शाह साहब ने किस किस सेक्टर पर फोकस करे, तो सेक्टर के बाद और क्या क्या चीज़ें हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो कहाँ आपको जाना चाहिए, कौन सा फैक्टर जिसको ध्यान में रखना चाहिए जिसमें रिस्क कम हो, रिटर्न ज़्यादा हो, इस पे हम बाकी लोगों से सवाल पूछेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और हम लोग आवाज़ अड्डा में आज चर्चा ये कर रहे हैं कि शेयर बाजार में जो लोग पैसा लगा रहे हैं, लगाने की सोच रहे हैं, तो रिस्क से ना डरें, रिटर्न की चाहत रखें, और कैसे दोनों में बैलेंस करेंगे, इस पर हमारे
बेहद खास पैनल जुड़े हुए हैं जो अपनी अपने टिप्स यहाँ पे दे रहे हैं। प्रकाश दीवान जी, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल के इन्वेस्टर के नज़रिए से सवाल आपसे पूछूं कि आजकल बाजार बड़ा तेज़ी से उठता भी है, बड़ी तेज़ी से गिर भी जाता है। तो कई बार लोग कहते हैं कि जब शेयर बाजार गिरे तब पैसा लगाना चाहिए, तो ऐसे में तो कई लोगों के पैसे ख़त्म भी हो गए होंगे, लेकिन आप लोगों का क्या मानना है, कितना गिरे तो अपने सरप्लस कैश का कितना % लगा देना चाहिए? कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल होता है। जो एसेट एलोकेशन संजय जी ने भी शुरुआत में कहा था, एक बहुत बड़ा आपके पास विकल्प है इस गुत्थी को सुलझाने का। उसमें बहुत क्लियरली आपने कैश एलोकेशन रखा हुआ है और इक्विटी का भी एलोकेशन रखा हुआ है, और अगर इक्विटी 20% गिर जाती है तो नेचुरली परसेंटेज वाइज आपके बास्केट में कैश की मात्रा बढ़ गई है, तो उसको घटा के आपको इक्विटी की तरफ धकेलना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है कि जब एसेट एलोकेशन को आप वो बनाएंगे, मेन अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे डिसीजन मेकिंग का, तो ये सारे सवालों के जवाब वहां से निकलते हैं। सो मार्केट गिरेगी भी। और एक चीज मैं बता दूं, लोगों को ये समझना जरूरी है, खास करके जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको इस चीज का ये चीज महसूस ना हुई हो, लेकिन जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं कि कुछ साल पहले ही, 2-3 साल पहले ही निफ्टी 12,000 के करीब थी, ठीक है। अब तब जब 200 पॉइंट गिरती थी तो बड़ा अजीब सा लगता था कि 2% की चाल आई और 250 पॉइंट निकल गए। आज 250 पॉइंट मायने ही नहीं रखते, वो 1% हो गया है। तो परसेंटेज टर्म्स में जो चीज 1% है, 2% ही है, लेकिन वो एब्सोल्यूट टर्म्स से बहुत ज्यादा लगती है। और हो क्या रहा है कि जो इंफॉर्मेशन फ्लो है जो अब हमारे पास सामने, उसमें नॉइज बहुत है। जैसे नॉइज हम किसको कहते हैं कि हर तरफ से आपको ऐसी ऐसी खबरें आ रही है, ऐसी चीजें आ रही है, जो गौरांग ने भी कहा, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो चीजें आ रही है, टेलीग्राम चैनल्स पे, यूट्यूब पे, कि आप अपना डिसीजन लेते वक्त गुमराह होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। सो आपको अभ्यास किए बिना कोई भी चीज करेंगे और इस चीजों के इस नॉइज से अगर घबरा के काम करेंगे तो आप गलत डिसीजन लेने वाले। तो आपकी एलोकेशन या स्टॉक सिलेक्शन जो है वो बहुत आराम से गलती से गलत जगह पे जा सकती है। सो थोड़ा सा ये चीज समझना है कि आप फिल्टर आउट कैसे करेंगे नॉइस, आप कौन सी चीज को रेलेवेंट समझेंगे और उस चीज को आप अपने अभ्यास में, अपने आंकलन में जोड़ेंगे, तब जाके कोई आपकी वो पोर्टफोलियो की जो हेल्थ है उस पर कोई आंच नहीं। बिल्कुल। संजय सिन्हा साहब, इसी चीज़ को आगे बढ़ाऊं मैं कि थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल पूछूं। आज के हालात में कोई पैसा लेके बैठा है, 10 लाख रुपए कैश लेके बैठा हुआ है और बाजार गिरने का इंतजार कर रहा है, तो सर ने सही कहा, प्रकाश दीवान जी ने, अचानक से 200 पॉइंट बढ़ता है निफ्टी और अगले दिन 300 पॉइंट गिर जाता है, तो ये वोलेटिलिटी रहती है। और कभी खबर आती है कि पीएनजी गैस के दाम पे कंट्रोल सरकार करेगी, कभी खबर आती है कि उनको सप्लाई बढ़ा देगी, तो 2 हफ्ते में खबर ही बदल जाती है, शेयर का चाल ही बदल जाता है। तो ऐसे में कितने गिरावट पे किस तरह से अपना फंड को लगाना चाहिए? और अभी के हिसाब से कहें कि कोई आपका सजेशन कि अगर कोई गिरावट में पैसा लगाना चाहे तो कहाँ लगाए और क्या देख के लगाए? तो लक्ष्मण जी, दोबारा मैं वही बेसिक फाउंडेशन से शुरू करूंगा कि सबसे पहले अगर आपने एसेट एलोकेशन डिसाइड कर लिया है कि आप डेट में कितना रखेंगे और इक्विटी में कितना रखेंगे, तो आपका मुख्य जो डिलेमा या जो आपका सवाल है वो आंसर हो जाता है। उसके बाद अगर आपने डाइवर्सिफाई कर लिया अपना इन्वेस्टमेंट, तो फिर आपकी दूसरी समस्या खत्म हो जाती है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि लोग समझते हैं कि इक्विटी में डेट के कंपैरिजन में रिस्क ज्यादा है, लेकिन मेरा काउंटर पॉइंट है लक्ष्मण जी आपको, अगर आपने डाइवर्सिफाइड इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाया है तो उसमें जीरो होने की संभावना बहुत कम है। समय के साथ उसमें गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर भारत की इकोनॉमी ऊपर जा रही है तो वो दोबारा आपका पोर्टफोलियो ऊपर चलाएगा। डेट में ये संभावना हो सकती है कि अगर आपने गलत डेट पेपर में पैसे लगाए हैं तो आपका वैल्यू जीरो भी हो सकता है। हम लोग समझते हैं कि फिक्स डिपॉजिट ही सिर्फ एक जरिया है डेट में लगाने का, नहीं, लोग तो बॉन्ड्स में लगाते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में लगाते हैं। इनमें अगर आपने गलत चुनाव किया है तो वैल्यू जीरो हो सकता है। तो इसी के लिए आप सबसे पहले अपनी एसेट एलोकेशन को निर्धारित कर लीजिए। दूसरी, आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करिए। और तीसरी चीज जो आपको गलती नहीं करनी चाहिए वो ये है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो सामने देख के चलाते हैं, रियर व्यू मिरर को देख के तो चलाते नहीं हम। अगर आप देखेंगे आम निवेशक गलती क्या करता है,
वो हमेशा रियर व्यू मिरर देख के ही गाड़ी चलाने की सोचता है। पिछले क्या रिटर्न्स मिले वो देख के वो आगे की डिसीजन लेता है। उसमें कई बार गलतियां होती हैं, इसलिए खास करके क्योंकि पिछले जो रिटर्न्स है ना, वो काफी हद तक लिक्विडिटी से भी प्रेरित होती हैं। और लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी एक हर्ड मेंटालिटी का मैनिफेस्टेशन है। जब बहुत ज्यादा लोग कुछ शेयर्स खरीद रहे हैं तो उन शेयर्स के दाम ज्यादा भाग जाते हैं। ये हर्ड मेंटालिटी जो है, जरूरी नहीं है कि फंडामेंटल कारणों से हो। किसी ने किसी सेक्टर को उछाल दिया तो लोग उस सेक्टर की स्टॉक लेने लगते हैं, या किसी ने, जैसा कि गौरंग बता रहे थे, किसी ने व्हाट्सएप पर अगर कोई या यूट्यूब पर किसी ने एक स्टॉक का आइडिया डाल दिया तो लोग बिना सोचे समझे उस पर कूद गए। तो ये उसके पीछे लग गए। रियल पर देख के जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपकी गलती होने की संभावना ज्यादा है। आपको सामने देखना चाहिए जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं या जिस इक्विटी में लगा रहे हैं, इक्विटी एज अ होल में भी आप लगा रहे हैं, तो आप पहले देख लीजिए कि क्या हमारी इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है या उसमें कुछ ठहराव आने की संभावना है। क्या उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारी इक्विटी मार्केट में लिक्विडिटी को बाहर ले जाएगी। तो इन सब चीजों को अगर आपने सामने के मिरर से देखा या सामने के शीशे से देखा तो आपके इन्वेस्टमेंट करने के जो डिसीजंस हैं वो थोड़े आसान हो जाएंगे। रही बात ये बड़ा अच्छा। जी हाँ, आप अपनी बात को पूरी करिए। हाँ लक्ष्मण जी, इस बात को, जो ये हर्ड मेंटालिटी जो है ना, ये बाजार के लिए बड़ा रिस्की है। अगर आपको मैं उदाहरण दे दूं, जब 1992 में मार्केट क्रैश हुआ था तो क्यों हुआ था? क्योंकि सारी हर्ड मेंटालिटी हर्षद मेहता के चुनिंदे शेयर्स में अपने पैसे डाल चुकी थी, और जब उन शेयर्स में गिरावट आया तो पूरे के पूरे लोगों के पैसे हमेशा के लिए चले गए। यही हर्ड मेंटालिटी दोबारा 2001 में आया, क्योंकि सारे लोगों ने पैसे .com में लगा दिए और उनमें उछाल आया, वो कोलैप्स हो गया। और लोग इस गलती से सीखे नहीं। 2007 में लोगों ने सारे पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में लगा दिए। 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई और भारत में जब गिरावट आई तो सबसे ज्यादा चोट जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में आई। इस बात को मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अभी अगर आप देखिए जो म्यूचुअल फंड के फ्लोज हैं या रिटेल इन्वेस्टर का जो झुकाव है वो किधर है? वो स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में है। और क्यों है? क्योंकि लोग रियर व्यू मिरर में देख रहे हैं कि स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स में बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है, तो लोग सारा पैसा वहां लगा रहे हैं। प्रकाश जी ने और अभिषेक जी ने क्या कहा कि अगर आप लंबी अवधि में देखें तो आपको लार्ज कैप में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट हुआ। शॉर्ट टर्म में जो ये ब्लिप्स आए ना, जो हमें दिखते हैं स्मॉल कैप मिड कैप में, वो कभी हर्ड मेंटालिटी का भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो इसी के लिए आपको सोच समझकर निवेश करने की जरूरत है, आगे देख के करने की जरूरत है। और जरूरी नहीं है कि आप जो स्टॉक को ना समझ रहे हों, लेकिन आपके कान में किसी ने फुसफुसा कर कह दिया कि ये अच्छा है, चलेगा, तो आपने उस पर कर दिया। ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है आम निवेशक के लिए। बिल्कुल। अभिषेक अग्रवाल साहब, आपके पास मैं आऊँगा, लेकिन एक सवाल मैं जरा गौरांग शाह साहब से ले लूँ कि जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने की बात अभी कर रहे थे संजय सिन्हा जी और क्वालिटी के ऊपर, तो अभी एक नया चलन जो चला है वो है आपको ढेर सारे IPO आ रहे हैं, कई सारे MSME IPO भी आ रहे हैं जो अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं, बावजूद इसके कि सेबी की तरफ से कई बार आगाह भी किया गया, दर्शकों को हम लोग भी आगाह करते हैं, लेकिन तब भी हम देखते हैं कि 10 करोड़ मांगने गए, 14,000 करोड़ मिलके चले आए हाथ में। तो लोगों को अच्छा भी लगता है कि आज पैसा लगाए, हफ्ते भर में तो कई गुना ज़्यादा हो गया जी यहाँ पे। तो इस तरह के सेगमेंट से बिल्कुल ही किनारा करके रहना तो शायद संभव होगा नहीं, चूँकि हर कोई आता तो पैसा कमाने के लिए। तो उसको कैसे देखें, इसमें कैसे अपने आप को इन्वॉल्व करें? इसको अगर एक शब्द में कहना चाहूँ तो इसको कहते हैं बैल बुद्धि। और ये बैल बुद्धि ना अक्सर तभी आ जाती है हरकत में जब आपके पास लालच की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन उस पर जाने से पहले अभी संजय भाई बात कर रहे थे और आपके कार्यक्रम का जो शीर्षक है वहां पर हमने एक जो प्लेटफॉर्म है उसकी चर्चा नहीं की है, और जहां पर लोग बहुत बुरी तरीके से धराशायी हो गए वो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। लक्ष्मण भाई, फ्यूचर्स, ऑप्शन, पुट एंड कॉल, लोगों को, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये किस प्राणी का नाम है, आप किस प्राणी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको बस दिखता है कि आपको इतना मार्जिन देना है और आपको इतना लॉट साइज मिल जाएगा, फलाना रकम का, ये वो। लेकिन जब
दिन के अंत में मार्क टू मार्केट आता है, तब वास्तविकता और सत्य आपके सामने तांडव नृत्य करने लगते हैं और आपके पास उतनी जोखिम ही नहीं होती कि आप उसको देख सके या उसको झेल सके। तो आपके प्रोग्राम के माध्यम के द्वारा, और मैं मानता हूं सभी महानुभाव इससे सहमत होंगे, कि जिनको जिनको शेयर बाजार का एस नहीं पता है, वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में और पुट और कॉल में कामकाज कर रहे हैं। अरे भाई, पहले एक तो संभाल लो, बाद में दूसरा संभाल लेना, और ज्यादातर जानकारी लेकर के करें। अब आपका प्रश्न का उत्तर, तो मेरे ख्याल से औपचारिक स्तर पर सेबी ने भी कई कदम उठाए हैं, खास करके जो एसएमई के आईपीओ को लेकर के एक नहीं अनेक दुर्घटनाएं हुई है और लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पहली बात तो वहां पर अभी भी और कुछ काम करना बाकी है और वर्क इन प्रोग्रेस है वहां पर। मैं मानता हूं कि काफी कुछ प्रतिबंध वहां पर भी और नियम लागू किए जाएंगे और कुछ लागू किए गए हैं। जहां तक प्राइमरी मार्केट का सवाल है, ये जो ग्रे मार्केट है ना, ये भी एक बहुत ही खतरनाक प्राणी है और यहाँ पर भी मेरे ख्याल से किसी तरह का, हालांकि इस प्रकार का आप उसको कंट्रोल कर सकेंगे वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सभी आईपीओ को या पेपर को ये मान करके न चले कि आपको 50%, 100% लिस्टिंग गेन्स मिल जाएंगे। हर एक, और आज की तारीख में लक्ष्मण भाई, काफी सारे माध्यम है, आपका ही moneycontrol.com जो है, आपका चैनल, गुजराती चैनल, इंग्लिश चैनल CNBC टीवी, वहां पर लोग आकर के बोलते हैं कि भाई ये कैसा है, कि निवेश करने लायक है नहीं है। काफी सारे ब्रोकरेज हाउस जैसे हमारे कंपनी है जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज, हम आईपीओ नोट निकालते हैं और लोगों को बताते हैं कि निवेश करना है या नहीं करना है। ये लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूं। तो एक धारणा लगा करके चलना कि सभी आईपीओ में आपको 50 या 100% लिस्टिंग गेन होंगे, ये विचार रखना गलत है, क्योंकि हर एक कंपनी के कामकाज अलग होते हैं, मूल्यांकन अलग होते हैं कि मैनेजमेंट कौन है और सबसे ज्यादा जरूरी कामकाज आगे जाकर के कैसा आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अभिषेक अग्रवाल साहब, इतना कुछ सुनने के बाद बहुत सारे दर्शक हमारे होंगे जो अब ये जानना चाह रहे हो कि चलो भाई इतना कुछ तो बता दिया इन्होंने, अब तो पैसा है तो पैसा लगाएं कहाँ, कुछ टिप्स दे ही दीजिए लगे हाथ, अब शो खत्म होने वाला हमारा। लक्ष्मण जी, आज का शो तो टिप देने वाला है नहीं, आज का शो तो है रिस्क को मैनेज करना। आई थिंक सो रिस्क को मैनेज करते हुए हमने जो शो पूरा बनाया है, आई एम श्योर कि आपके जो जितने भी गेस्ट हैं वो सबके सब एकदम एक्सपर्ट हैं, और जो देखने वाले होंगे उनको तो डेफिनेटली काफी हद तक एक अच्छा लर्निंग मिलेगा, क्योंकि सब वो रिटर्न देख रहे हैं, कोई रिस्क समझता नहीं है, और रिस्क को समझने के लिए ऐसा एक प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट था जो आपने किया है, तो डेफिनेटली एक अच्छी चीज है। रही बात कहाँ लगाने की है, मेरे हिसाब से देखिए मार्केट के अंदर में ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हर बार एक नया आइडिया ढूंढने के चक्कर में हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही भूल जाते हैं कि भाई अभी आप नया आइडिया बता दीजिए या नया सेक्टर बता दीजिए, नया कुछ नहीं होना है। ये महा ही बोरिंग मार्केट है अगर आपको पैसे बनाने हैं तो, और अगर आपको T20 की एक्साइटमेंट चाहिए तो FNO की जैसे अभी बात हो रही थी, आप वो कर लीजिए और फिर फटाफट जाइए और फटाफट आइए वाला काम है, उसमें जाने वाले ज्यादा हालांकि मिलेंगे। FNO को लेकर मेरी अपनी एक राय है अभिषेक अग्रवाल साहब, FNO को लेकर के इसमें मैं चाहूँगा कि प्रकाश दीवान जी थोड़ा सा संक्षिप्त में अपनी बात रख लें कि हमें अगर पता है कि जिस दवाई को खाने से 90% लोग मर जा रहे हैं या बीमार पड़ जा रहे हैं, 95% लोग बदहजमी के शिकार हो जा रहे हैं, तो उस दवाई को बाजार में आप रखे क्यों हैं? नहीं, देखिए, जो कई ऐसे हैं जो मरीज जिनको ये दवाई बहुत काम भी आती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मात्रा बहुत छोटी है और वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेने वालों को काम आती है। खुद जाके केमिस्ट से लेके खाने में आप रिस्क नहीं ले सकते। तो अगर इसको सही उपयोग किया जाए, हेजिंग को जिसको हम कहते हैं कि हमारा रिस्क को घटाने के लिए ऑप्शंस को अगर इस्तेमाल करें हम, तो बहुत, और ग्लोबली ये तो चलता आया है। यहाँ पे हुआ ये है लक्ष्मी भाई कि वो स्पेक्युलेटिव ज्यादा हो गया और हेजिंग का उसका उपयोग कम हो गया। तो आपने दवाई को, मतलब जिसको कहते हैं ना, एक जमाना था जब बेनेड्रिल जुकाम के लिए और सर्दी के लिए, खांसी के लिए ली जाती थी, और कई बार उसका उपयोग कोई अलग कारण से भी होता था। तो ये वो दुरुपयोग की बात है, दवाई में कोई खराबी नहीं है, बट उसकी मात्रा और तो मेरे दिमाग में भी वही आ रहा था, एक कप सिरप लोगों को सर्दी जुकाम ठीक करने के लिए आया था, लोग नशे के लिए उसका इस्तेमाल करना शुरू कर गए थे। तो कुछ वैसा ही हाल FNO के साथ हो रहा है। लेकिन बहुत ही बेहद कह सकते उपयोगी चर्चा हुई आप सही मेहमानों के साथ, और बाकी क्या खरीदें क्या बेचें वो तो हम लोग हमेशा चर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन एक बड़ा मूल मुद्दा था कि लोग कितना जोखिम लें, जोखिम को कैसे एसेस करें, रिटर्न कितना पे मान जाएं।
तो इसका एक बेसिक फार्मूला आप लोगों ने बताया, हमें लगता है कि हमारे बहुत सारे दर्शकों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और बाकी के शो में हम लोग चर्चा करेंगे कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ से पैसा निकालना है, क्या पोर्टफोलियो बनाए। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।